हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस क्लब। आज मैं वापस आपके सामने पॉलिटी का एक चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर ये काफी छोटा है, लेकिन जितना छोटा दिखता है उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। इससे क्वेश्चन आना ही आना है और बहुत वाइड एरिया है, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वेश्चन इससे बन पाते हैं। जो एक बार अगर इसको पढ़ ले अच्छे से तो इससे आने वाले सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा आज बड़ा वीडियो होने वाला है नहीं। इसको बस कोशिश ऐसे करना है कि आज वीडियो देखें, एक बार देखें, दो बार देखें और इस जितना यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पर उसको याद करने का कोशिश करें। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है उसे भी देख रहे हैं। तो वो सेट जो चलाया जा रहा है, कुछ लोगों ने ये भी डिमांड किया कि हमें उसका पीडीएफ चाहिए। तो हमने उसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप अपने चैनल के नाम से ही, जीएस क्लब के नाम से ही एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसपे आपको बिहार एसआई का जो सेट चल रहा है उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जिन्होंने कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत तो नहीं किए, कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और जिन्हें बाकी को ज्वाइन करना है वो जीएस क्लब सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आज पढ़ना है हमें क्या, सबसे पहले भारतीय संविधान के स्रोत। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमारा संविधान बहुत ही लंबे समय के बाद बना, बहुत काफी टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय इसमें लग गया, लगभग 3 साल का। तो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि जो संविधान बनाने वाले संविधान निर्माता थे, उन्होंने अलग अलग संविधान, अलग अलग देशों के संविधानों का निरीक्षण किया और देखा कि हमारे संविधान में किस चीज की हमें जरूरत है, हमारे देश में वो क्या चीज आनी चाहिए जिससे हमारे देश का उद्धार हो और आगे चल के भी इसमें कोई दिक्कत ना हो। एक प्रक्रिया बनाने के लिए, एक प्रणाली बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान का निरीक्षण किया और उसी संविधान के निरीक्षण के बाद कुछ ऐसे देश थे जिनसे कुछ कुछ प्रावधान लिए गए। उसी प्रावधानों को पढ़ना है हमें कि किस देश से किस प्रावधान को लिया गया। तो आज चलते हैं उसी को पढ़ने, संविधान के स्रोत। इसमें शुरुआत सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले अधिनियम सबसे अंतिम नहीं बोल सकते, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। यह भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यह काफी बड़ा था और हमारे संविधान में जितने भी प्रावधान लिए गए हैं उसमें से लगभग 395 में से 250 सीधे के सीधे इसी से ले लिए गए या कुछ बदलाव कर इससे लिए गए। मतलब इतना हम बोल सकते हैं कि हमारे संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस एक्ट का पड़ा है, तो वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। सारे देशों से लिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका ही पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ब्रिटेन उस समय हमारे देश को चला रहा था और उसको चलाने के लिए उसने उसी तरीके से जैसे जैसे एक्ट बनते गए हैं तो उसमें सुधार होते गए। सुधार होने के बाद जो अंतिम अच्छे रूप से एक एक्ट बना वो 1935 का एक्ट था, जिसमें इंडिया को चलाने के लिए कुछ बहुत अच्छे तरीके का प्रावधान थे। तो इसलिए 1935 के अधिनियम का जब बात आता है तो इसको सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि सबसे अच्छा तरीके से हम इसी से अपने प्रावधानों को लिए। उसके बाद आता है अलग अलग देशों से प्रावधान। तो पहले पढ़ते हैं किस जगह से, किस देश से या किस एक्ट से हमने क्या लिया है। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935। इससे लेने के लिए तो हमने बहुत कुछ लिया, लगभग 250 आर्टिकल्स लिए हैं, लेकिन सभी को याद करना ना जरूरी है और ना ही कोई कर सकता। इतना मेहनत करना नहीं है हमें, जो क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उसी को याद करना। तो कुछ ऐसे हैं जो भारत शासन अधिनियम से बनते हैं क्वेश्चन, जैसे न्यायपालिका। हमारे देश में जो न्यायपालिका है अभी, उसका प्रावधान भारत शासन अधिनियम से लिया गया और इसी में पता होगा, इसी अधिनियम के तहत हमारे देश में ये सुप्रीम कोर्ट बना था। उसके बाद कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका पद लिया गया है। और लोक सेवा आयोग, जिसकी तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, वो लोग, ये लोक सेवा आयोग चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे लिए गए, लेकिन ये आपको इतना याद रखना है, इस टॉपिक से मेन क्वेश्चन बनता है क्या कि हमारे संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस एक्ट का पड़ा है।
तो वो भारत शासन अधिनियम 1935। मेनली क्वेश्चन यही आता है। उसके बाद आते हैं देश पे। सबसे पहले ब्रिटेन, जिसने हम पे राज किया है इतने सालों तक, उससे लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था। संसद द्वारा शासन व्यवस्था मतलब कि हमारे देश में जो शासन चलेगा एक संसद के द्वारा चलेगा। इस तरीके के प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए, क्योंकि ब्रिटेन में भी एक संसदीय व्यवस्था ही चलती है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को अलग अलग कामों के लिए जो विशेष अधिकार पावर दिए गए हैं, हर चीजों में, हर चीज के लिए अधिकार संसद के पास ही है। भले हमारे देश में राष्ट्रपति है, लेकिन निर्वाचन संसद द्वारा ही होगा। उनके द्वारा जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा वोट दिए जाने के बाद होगा, और महाभियोग भी उनका संसद में ही चलेगा। तो राष्ट्रपति तो नाम मात्र हो गया, लेकिन संसद का विशेषाधिकार पावर तो है, तो इसलिए संसद का विशेष अधिकार होगा, भले उसके ऊपर भी कोई हेड रहे। विधि निर्माण प्रक्रिया, किस तरीके से हमारे देश में कोई कानून बनाया जाएगा, उस तरीके की प्रक्रिया का प्रावधान भी ब्रिटेन से ही लिया गया। एकल नागरिकता, सबसे महत्वपूर्ण, एकल नागरिकता। जैसे सबको पता हुआ हमारे देश में एकल नागरिकता है, मतलब एक बार ही नागरिकता मिलती है, एक तरीके से नागरिकता मिलती है। इसका क्या मतलब है कि हमारे देश में एक देश है और अलग अलग राज्य है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको देश में भी नागरिकता लेनी है और साथ ही साथ राज्यों में भी, अलग अलग राज्य में रह रहे हैं तो वहां की भी नागरिकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे देश में एक नागरिकता है और वो देश की नागरिकता है। जैसे इसी का अपोजिट है आपको अमेरिका में एक आपको अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, और वहां रह रहे जो स्टेट्स हैं उनका अलग नागरिकता होता है। तो वहां पे एकल नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडल व्यवस्था, हमारे देश में प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उसके साथ एक मंत्रिमंडल रहता है जो उनको सलाह देता है। प्रधानमंत्री को भी सलाह देता है और उन्हीं के परामर्श पे राष्ट्रपति भी काम करता है। कभी भी एक इंसान कोई काम नहीं कर सकता, अलग अलग दिमाग रहेंगे तो वो अच्छे से काम कर सकता है। तो वही प्रावधान यहाँ पे लिया गया है, मंत्रिमंडल व्यवस्था। तो ब्रिटेन से कितने प्रावधान हमने पढ़े? 5। एक संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, संसद वाला जो काम है सब ब्रिटेन से ही लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया जो संसद द्वारा ही होती है, एकल नागरिकता, एक नागरिकता, और मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये हुआ ब्रिटेन का। अब आते हैं यूएसए पे। हमारे देश में मौलिक अधिकार हैं। हर नागरिक को, यहाँ रहने वाले हर एक नागरिक को कुछ अधिकार हैं, उनके मूल अधिकार है, वो इनसे कभी नहीं छीने जा सकते हैं। तो वो अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार यूएसए द्वारा ही लिया गया। दूसरा है न्यायिक पूर्वालोकन। न्यायिक पूर्वालोकन मतलब हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने डिसीजन पे दोबारा विचार कर सकता है, पूर्वालोकन कर सकता है, अपने न्यायिक मतलब न्याय जो उन्होंने डिसीजन दिया है उसको दोबारा सोचने के लिए वापस मंगा सकता है। तो यही प्रावधान है न्यायिक पूर्वालोकन में। अब है संविधान की सर्वोच्चता, ये भी ब्रिटेन से, यूएसए से ही लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता मतलब हमारे देश में जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं। और हमारे देश में जो संविधान है इसका सबसे बढ़िया स्रोत, या इसका स्रोत क्या है, बढ़िया क्या, इसका स्रोत ही भारत की जनता है। तो संविधान की सर्वोच्चता कहां से? यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग है। कोई भी संसद का इंसान या संसद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भंग नहीं कर सकती। न्यायपालिका अलग कार्य करती है और कार्यपालिका अपना अलग कार्य करती है। तो इसलिए इस तरीके के प्रावधान को न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए से लिया गया। ये जरूरी भी था क्योंकि न्याय सबको चाहिए और कोई नहीं चाहेगा कि हमारे न्याय में किसी इंसान का या किसी ऊंचे स्तर के लोगों का हस्तक्षेप हो। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता काफी इंपॉर्टेंट था, जो यूएसए से लिया गया। फिर है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, मतलब हमारे देश में एक निर्वाचन पद्धति द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा और उस पर महाभियोग लगेगा। ये प्रक्रिया यूएसए से ली गई है, जिसमें महाभियोग आर्टिकल 61 और राष्ट्रपति आर्टिकल 52। ये मैंने अपने अनुच्छेद के वीडियो में बता चुका है
कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है और महाभियोग आर्टिकल 61। अब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में बात हो गया, यूएसए से लिया गया। अब उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का प्रावधान भी यूएसए से। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, किस तरीके से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, इसका प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है। और साथ ही साथ एक लास्ट में वित्तीय आपात, 3 तरीके के आपात हैं, आपात पढ़ेंगे हम लोग आगे, जो जर्मनी से लिया गया आपात। उसमें इन दोनों में अंतर क्या है, आप यहां पर लिया गया है कि आपात उपबंध होंगे। कितने तरीके के आपात उपबंध है, तो 3 तरीके के, एक है राष्ट्रीय आपात, एक है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। उसमें जो तीसरा वित्तीय आपात है वो यूएसए से लिया गया, लेकिन आपात उपबंध होंगे हमारे देश में, ये जर्मनी से लिया गया। तो दोनों में डिफरेंस समझना है, एक उसमें का पार्ट है वित्तीय आपात जो यूएसए से लिया गया है, और एक खुद वो पूरा है आपात उपबंध कहां से लिया गया है, तो जर्मनी से। अब आते हैं आयरलैंड पे। हमारे देश में नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में जोड़ा गया है, संविधान में है नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका प्रावधान आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत ही हमारे देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए माना जाता है। इसको ध्यान में रखकर ही कोई भी मतलब हमारे देश की संसद कोई भी विधि तैयार करती है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए हमारे आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यहाँ हमने पढ़ा कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, लेकिन उसका निर्वाचन मंडल किस तरीके का होगा, कैसे उसका निर्वाचन होगा, इसका व्यवस्था लिया गया है आयरलैंड से। तो इन काफी नजदीक है, ये सब एक दूसरे से काफी नजदीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इस सब में। तो इन सबको वही हमें समझना है कि आयरलैंड से उसका निर्वाचन मंडल लिया गया, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस तरीके से, और यहाँ पर एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस रहा। तीसरा, राष्ट्रपति का द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। जैसे सबको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है शिक्षा कला के क्षेत्र में। तो ये जो मनोनयन किया जाता है इनके द्वारा, ये हमारे देश में मतलब हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। तो एक बार आयरलैंड को रिवाइज करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, किस तरीके से उनका निर्वाचन किया जाएगा एक निर्वाचन मंडल के द्वारा, और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, मनोनीत किया जाता है कला शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसका प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। अब आता है बात ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया गया है, उसमें है प्रस्तावना की भाषा। यहाँ हमको ये समझना है कि यहाँ पर प्रस्तावना की भाषा का जिक्र किया गया। प्रस्तावना की भाषा को हम ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन अगर हम बात करें प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होगा, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से। जो मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं उसे यहाँ समझाना चाहता था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। साथ ही साथ समवर्ती सूची, अनुसूची संख्या 7 में 3 तरह की सूचियों के बारे में जिक्र किया गया। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ में संघ बनाएगा कानून, राज्य पे राज्य बनाएगा कानून, और एक समवर्ती सूची होती है, इसमें ऐसे विषयों को रखा जाता है जिसपे दोनों अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, तो उन्हें समवर्ती सूची में रखा जाता है। वो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और एक है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108, जब किसी विधेयक पे दोनों सदनों में मतभेद हो जाए और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस मतभेद को दूर करना काफी जरूरी है और कानून बनना भी जरूरी है, बिना दोनों के सहमत से कानून नहीं बन सकता, तो राष्ट्रपति उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 के तहत। तो ये संयुक्त अधिवेशन जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठती है। जर्मनी बता ही दिया। आपात उपबंध जो यहाँ हम पढ़े थे, वित्तीय आपात एक
और यूएसए से लिया गया, और पूरा के पूरा आपात उपबंध का प्रावधान जर्मनी से लिया गया। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, मतलब एक केंद्र और राज्य के बीच में बॉन्डिंग का काम, अच्छे से बॉन्डिंग हो, यही बताया गया। संघात्मक व्यवस्था मतलब दोनों के मेल मिलाप से काम चलेगा, अकेले किसी से काम नहीं चलेगा। शक्तियों का विभाजन, दोनों यही इसी चीज को और थोड़ा यहाँ पे डिफाइन देख सकते हैं। संघात्मक व्यवस्था मतलब दोनों के बीच में बॉन्डिंग, और शक्तियों का विभाजन मतलब यही बॉन्डिंग को अब किस तरीके से क्रियाशील करना है। शक्तियों का विभाजन करेंगे, जो केंद्र सरकार के लेवल का काम है वो केंद्र सरकार करेगी, और वही जो काम राज्य सरकार के लेवल का है वो राज्य सरकार करेगी। तो शक्तियों का विभाजन दोनों में हो जाएगा, तो किसी पे बर्डन नहीं पड़ेगा और हमारा प्रणाली अच्छे से चलते रहेगा। तो इस तरीके से संविधान शक्तियों का विभाजन भी कनाडा से लिया गया है। और एक आता है अवशिष्ट शक्तियां। 3 तरह की सूचियां थी, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, बता दिया। एक अवशिष्ट सूचियां भी होती हैं, कि मतलब अगर इन सूचियों के अलावे जो कुछ विषय बच जाते हैं वो अवशिष्ट सूची में आती है। तो उस पर मेनली केंद्र के पास पावर रहता है कि उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, तो वो भी कनाडा से। तो कनाडा से हो गए 3, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। 3 प्रावधान कनाडा से। अब आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 368 में है। किस तरीके से संविधान में संशोधन, जैसे सबको पता है हमारा संविधान अंशतः कठोर भी है, अंशतः लचीला भी है, मतलब उसमें कठोरता वाला विशेषता भी है और लचीलापन वाला विशेषता भी है। तो उसमें लचीलापन वाले विशेषता के अंतर्गत आता है संविधान में संशोधन, ताकि हम अपने संविधान को जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से बनाते जाएं और उसमें संशोधन करके विधि को और कड़ा करते जाएं, ताकि लोग संविधान की सर्वोच्चता को समझें। और उसके बाद आता है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब हमारे देश में विधि बना है और उसी के द्वारा एक प्रक्रिया स्थापित होगा, प्रणाली चलेगा, हमारे देश का आगे कार्यभार चलेगा। तो विधि के द्वारा स्थापित किया गया एक प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया है। और लास्ट है मौलिक कर्तव्य, जो रूस से लिया गया है। इसके बारे में तो पढ़ना भी है बहुत अच्छे से। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया हमारे संविधान में। ये संशोधन, यहाँ जो हमने संशोधन पढ़ा, इसी के बाद ये संशोधन करके इसे जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में रूस से लिया गया इसे मौलिक कर्तव्य, कि हमारे देश में जो भी नागरिक हैं उन्हें कुछ मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन उनके पास उनका भी ऐसा कुछ कर्तव्य बनता है कि वो हमारे देश के लिए कुछ करें। तो इस तरीके का प्रावधान है ये मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ खत्म होता है आज पॉलिटी का एक और चैप्टर। पीछे भी चैप्टर पढ़ा चुका है मैंने और आगे और भी चैप्टर आएगा, उसी को बढ़ाते हुए आज ये चैप्टर था। काफी छोटा चैप्टर था, ज्यादा दिमाग लगाने वाला चैप्टर है नहीं, चुपचाप याद करना है कि कौन से देश से क्या प्रावधान लिए गए। तो इसको बार बार रिपीटेड फॉर्म में आप देखिए और खुद ब खुद याद हो जाएगा। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि याद ही करना। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको बार बार मल्टीपल टाइम अगर देखेंगे, देखते देखते याद हो जाएगा। तो बस यही बोलूंगा कि इस चैप्टर पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि इसको किस तरीके से करें, बस मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करना है। और अगर आपको आज हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए थैंक यू।